नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं हिंदी की वर्णमाला सीरीज़ में अगली क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वायु संवेग के आधार पर वर्ण के भेद, है ना। और साथ ही साथ हम यहां पर तारतम्य के आधार पर वर्ण के भेद को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि वायु संवेग के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं। ठीक है, तो वायु संवेग के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन से? तो एक आपका होगा अल्प प्राण और दूसरा आपका हो जाएगा महाप्राण। ठीक है, अब ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? तो अल्प प्राण मतलब जिस वर्णों के उच्चारण में, है ना, प्राण कम निकले वो आपके क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। और जिस वर्ण के उच्चारण में प्राण ज़्यादा निकले वो क्या होंगे? आपके महाप्राण। ठीक है, अब ये प्राण वाली बात क्या है ना, प्राण निकलना मतलब वो वाली बात नहीं है ना। यहाँ पर हम समझते हैं प्राण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण, है ना। अल्प का मतलब यहाँ पर हो जाता है थोड़ा, और प्राण का अर्थ हो जाता है हवा, या फिर हम इसे लिखते हैं वायु। ठीक है, वायु। तो यहाँ पर क्या होगा? अल्प प्राण वर्ण में क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले या मुख से कम हवा निकले वो आपके कौन से वर्ण होंगे? अल्प प्राण होंगे। ठीक है, अल्प प्राण होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकले उन्हें हम अल्प प्राण वर्ण कहेंगे, है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण हैं जो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने यहाँ पर 5 वर्ग देखे थे। कितने वर्ग देखे थे? 5 वर्ग। कौन कौन से वर्ग देखे तो देख लेते हैं उन्हें हम यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर एक वर्ग हमने लिखा था क वर्ग, उसके बाद था छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग थे, यानी कि जो व्यंजन थे, है ना, उन व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया था। और इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हमने देखे थे, है ना। तो बात कर लेते हैं क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क के बाद आपका हाथ आ जाता है ख के बाद ग के बाद घ और लास्ट में अंग। छ वर्ग में छतरी वाला छ, ज, झ और य। ट में ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा त के बाद थ के बाद द, उसके बाद ध और न। प वर्ग में फ, ब, भ और म। ठीक है, ये आपके 5 वर्ग हैं। ठीक है, और इन 5 वर्गों में हम देखने वाले हैं कि इनमें कौन कौन से वर्ण हैं जिन्हें हम अल्प प्राण कहेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप परिभाषा को ध्यान से समझें कि जिन वर्णों के उच्चारण में, है ना, वायु कम निकले मुंह से उन्हें हम क्या करते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर किस किस वर्ण में, है ना, वायु कम निकलेगी जब हम उच्चारण करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बोला क ख। ठीक है, क ख मतलब यहाँ पर वायु ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है? वायु कम निकल रही है ना। आप खुद ही बोल के ट्राई करें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क ख यहाँ वायु ज़्यादा है, फिर ग कम, ख ज़्यादा, अंग यहाँ कम। ठीक है, यानी जहाँ पे मैं गोला लगा रहा हूँ वहाँ पर आपकी वायु ज़्यादा निकलेगी और ये वाले जो हैं आपके यहाँ पर कम। ठीक है, कम। तो हम कहेंगे कि जो प्रत्येक वर्ग है, इस प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है वो आपका अल्प प्राण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या? तो ये वाली जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन, ये क्या हो गए? आपके अल्प प्राण। यदि आपसे पूछा जाए, है ना, निम्नलिखित में से, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दे के पूछ लिया जाए, है ना, यहाँ आपको ऑप्शन दे दिए और
आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। इस तरीके से आपसे आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो आपका अल्प प्राण है, ठीक है, अल्प प्राण वर्ण है। तो हमें मालूम है ख को हम बोलते हैं तो ज़्यादा आवाज़ आती है, ग को हम बोलते हैं तो कम आवाज़ आती है। ये आपका क्या हो गया, अल्प प्राण। उसके बाद घ आपका क्या है, नहीं है। थ की हम बात करें तो थ भी आपका क्या है, अल्प प्राण है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ पर है ना 4 ऑप्शन रहेंगे और एक से एक को आपको सही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका अल्प प्राण और उसके बाद ये वाला आपका अल्प प्राण हो जाएगा और ये लास्ट वाली पूरी की पूरी लाइन आपकी क्या है, अल्प प्राण है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे अगर हम इसको याद रखेंगे तो भाई एग्जाम में तो हम कर नहीं पाएंगे इसको, है ना। एग्जाम में हम इसको ऐसे लिख के निकालेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पर याद करने के लिए, है ना, याद कैसे करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अल्प प्राण। नंबर याद रखना है 135 और कैसे याद रखेंगे तो यहाँ पर हमको लिखना है सबसे पहले कचट तप, ठीक है। कचट तप पहले नंबर पे, कचट तप तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है गजड़दब, ठीक है, गजड़दब। केवल याद रखने के लिए है ना, गजड़दब वजड़दब कुछ नहीं, याद रखना है आपको। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये और पांचवा नंबर डाल के हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो हम लिखेंगे मणन यंग, मणन यंग, ठीक है। इसको पढ़ना ही ऐसा है आपको, मणन यंग, ठीक है। गजड़दब, कचट तप और मणन यंग, ये शब्द आपको है ना शब्द के रूप में इसे शब्द बना के आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी अल्प प्राण वाली बात। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं महाप्राण क्या होता है, ठीक है। महाप्राण इसी में सुधार देता हूँ, यहाँ में कर देता हूँ महाप्राण और इधर क्या हो जाएगा इसका उल्टा, पहले वाले का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा था कि जिन वर्ण, है ना, पहले वाला उल्टा, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको अधिक, अधिक, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में, है ना, मुख से कम वायु निकले वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे अल्प प्राण। और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकले वो आपका, वो क्या हो जाएगा आपका महाप्राण हो जाएगा, ठीक है, महाप्राण। अब देखते हैं महाप्राण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। महाप्राण तो अल्प प्राण में हमने यहाँ पर देखा पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में बाकी के छूटे हुए कौन कौन से हो जाएंगे, जो बचे हैं दूसरा और दूसरे के बाद आपका क्या हो गया चौथा, दूसरा और चौथा, है ना, याद रखना है दूसरा और चौथा। तो ये वाली लाइन जो है आपकी, ये पूरी लाइन आपकी किस में हो जाएगी, तो ये आपकी महाप्राण में हो जाएगी और इधर से ये वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी महाप्राण में। और महाप्राण को याद कैसे रखना हो, तो यहाँ पर हम जैसे हमने अल्प प्राण के बारे में लिखा था ठीक उसी तरीके से हम यहाँ महाप्राण को भी याद रखेंगे। महाप्राण को याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, तो नंबर आपके हो जाएंगे 24, है ना। 24 क्यों लिखे, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो आपका महाप्राण है, ठीक है। और अल्प प्राण में हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण था, है ना। तो अल्प प्राण को याद करने के लिए जिस तरीके से हमने वहाँ पर, है ना, एक शब्दों के माध्यम से लिखा था, वैसे ही हम महाप्राण के बारे में यहाँ लिख लेंगे कि दूसरा नंबर हम डालेंगे कि दूसरी लाइन जो है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, ख छ ठ, खचट थप, ठीक है, खचट थप। और चौथी लाइन यहाँ पर हम लिख लेंगे, चौथी लाइन क्या हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी घजड़ धब, ठीक है, घजड़ धब, है ना। खचट थप और घजड़ धब, ये दो लाइन हमें याद रखनी है, किसको याद रखने के लिए, महाप्राण के लिए, है ना। तो महाप्राण में आपके ये वाले जो वर्ण है ये आपके महाप्राण हो जाएंगे। और उसके बाद हमने अगली क्लास में पढ़ा था, यानी इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि जो आपके समस्त उष्ण व्यंजन है, समस्त उष्ण व्यंजन, ठीक है, समस्त उष्ण व्यंजन बोले तो कौन कौन से थे, तो हमने दिखा था वहाँ पर, है ना, ये शादी वाला श, षटकोण वाला श,
और संसार वाला श, और उसके बाद आपके क्या आता है, ह आता है, ह। तो ये आपके क्या थे, समस्त यानी कि सभी आपके उष्ण व्यंजन। और ये उष्ण व्यंजन भी आपके क्या है, इन्हीं को भी हम क्या कहेंगे, तो ये भी आपके महाप्राण है। ठीक है, ये सभी वर्ण आपके महाप्राण वर्ण कहलाएंगे, यानी कि श आपका महाप्राण है, श आपका महाप्राण है, स आपका महाप्राण है, और ह क्या है, तो ये भी आपका महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण है। ठीक है, उसके बाद है ना, इनको यहाँ पर देखिए तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो पहली क्लास में आपको मैंने नहीं बताया। ठीक है, ये जो 3 वर्ण है ना, ये 3 वर्ण है, इन 3 वर्णों को यहाँ पर नाम दिया जाता है संघर्षी, संघर्षी वर्ण, या इसे हम कहें संघर्षी व्यंजन। ये आपके संघर्षी है, ये ह जो है, ये ह आपका संघर्षी नहीं है ना। अगर मैंने वहाँ पर बता भी दिया हो तो आप इसको यहाँ पर क्लियर कर लेना कि ह आपका संघर्षी नहीं है, ये 3 आपके संघर्षी व्यंजन है। यदि आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कितने संघर्षी व्यंजन है, तो हम कहेंगे 3 संघर्षी व्यंजन है। कौन कौन से, तो ये वाले। ठीक है, श, श और स, ये आपके 3 संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर हम नोट करेंगे कि आपके जो सभी वर्ग है, सभी स्वर है, ठीक है, सभी स्वर जो है वो न तो आपके, वो सभी स्वर आपके क्या हो जाएंगे, न तो अल्प प्राण है। ठीक है, न तो अल्प प्राण, न तो अल्प प्राण और न ही महाप्राण है, न ही महाप्राण है, ऐसा आप नोट कर लेना। और आपको मालूम होगा कि वो 11 स्वर कौन कौन से थे, तो हमने यहाँ पे लिखा था अ, आ, ई, ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, फिर री, ठीक है, ए, आई, इधर लिख देता हूँ ओ, आओ। तो ये सारे वर्ण हैं, ये सभी के सभी वर्ण आपके क्या हो जाएंगे, ये ना तो आपके अल्प प्राण है और ना ही आपके महाप्राण है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि हमने इसमें क्या पढ़ा। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे वायु संवेग के आधार पर वर्ण के भेद। वायु संवेग के आधार पर वर्ण के भेद हिंदी वर्णमाला में 2 होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किससे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण क्या है, तो जिसके उच्चारण में मुंह से ज़्यादा हवा निकले वो आपका महाप्राण हो गया। ठीक है, अल्प प्राण को याद रखने के लिए हमने क्या देखा था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होगा, आपका अल्प प्राण होगा। याद करने के लिए हमने कुछ लिखा था वहाँ कि कचट तप, और उसके बाद हमने क्या लिखा था, तो गजड़ दब। ठीक है, कचट तप, गजड़ दब और मणन यंग, है ना, ये इस तरीके से हमने नोट किया। महाप्राण की बात करें तो महाप्राण कौन कौन से हो जाएंगे, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और 5वां, है ना, दूसरा और 5वां वर्ण क्या है, महाप्राण है, और उसे हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, घचट थप और घजड़ धप, है ना ये। और उसके बाद जो आपके उष्ण व्यंजन है वो सभी उष्ण व्यंजन आपके महाप्राण है। ह आपका महाप्राण है और ये चारों क्या है, आपके महाप्राण है। लेकिन ये जो 3 वर्ण है इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि तारत्व के आधार पर वर्ण के कौन कौन से भेद आते हैं। देखते हैं तारत्व के आधार पर वर्ण के भेद कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें तारत्व के आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें वर्ण के 2 भेद मिलते हैं। ठीक है, 2 भेद, एक आपका हो जाएगा यहाँ पर संघोष, संघोष वर्ण, और दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो भेद है वो आपका होगा अघोष, अघोष। ठीक है, संघोष और अघोष। ठीक है, यदि आपसे पूछें कि तारत्व के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने भेद है वर्णों के, तो 2 है, संघोष और अघोष, है ना। देखते हैं संघोष क्या है, अघोष क्या है। ठीक है, संघोष को हम सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि संघोष वर्ण क्या है, संघोष वर्ण। ठीक है, संघोष, तो यहाँ पर तारत्व, तारत्व का संबंध कहीं ना कहीं कंपन से होता है ना, कंपन से। जैसे
है ना, जो ढोल होता है, ढोल के ऊपर एक खाल चढ़ाई जाती है। जब उस खाल को हम पीटते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कंपन होता है, ठीक है, कंपन होता है और वो वायु के संपर्क में आने से वहाँ से एक ध्वनि पैदा होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बस इतनी बात याद रखनी है कि संघोष वर्ण की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में, है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक कंपन पैदा हो, ठीक है, अधिक कंपन पैदा हो या अधिक तारत्व पैदा होता है, वो आपके क्या होंगे, संघोष वर्ण होंगे, संघोष वर्ण होंगे। तो इसकी परिभाषा हम नोट करेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण, ठीक है, उच्चारण में अधिक कंपन पैदा होता है, ठीक है, अधिक कंपन पैदा होता हो, ठीक है, होता हो, ऐसे वर्ण को हम संघोष वर्ण कहेंगे, ठीक है, संघोष वर्ण कहेंगे। और संघोष वर्ण कौन कौन से, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे प्रत्येक वर्ग के, ठीक है, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका क्या होगा, संघोष वर्ण होगा। देख लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से हमें लिखना पड़ेगा, है ना, पांचों वर्गों को, क, छ, ट, त और प, ठीक है। एक बार तो मैं यहाँ पर इन सभी को नोट कर देता हूँ। ग, छ, छ, ज, झ और य, ठ, ड, ढ, ण, थ, द, ध और न, फ, ब, भ और म। यहाँ पर क्या बोला है, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका क्या होगा, संघोष वर्ण होगा। तो तीसरा कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये सभी के सभी वर्ण आपके क्या हो जाएंगे, संघोष वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आपका चौथा और ये आपका पांचवा, तो ये तो आपके हो गए क्या, संघोष वर्ण हो गए, ठीक है, ये संघोष वर्ण। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है, तो इसके अलावा हमें दो बात याद रखनी है कि जो आपके समस्त, ठीक है, समस्त अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ह, ठीक है, और ह, ये और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे, तो हमने यहाँ पर देखा था य, र, ल और व, ठीक है, य, र, ल, व, ये पहली क्लास में मैंने पढ़ा दिए हैं। तो ये जो अंतस्थ व्यंजन है चार, ये अंतस्थ व्यंजन और एक आपका ह, ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, तो ये सभी आपके होंगे संघोष वर्ण होंगे, संघोष वर्ण, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए ह कौन सा वर्ण है, तो ह क्या है, संघोष वर्ण है, य संघोष वर्ण है, र संघोष वर्ण है, इस तरीके से ये आपके सभी संघोष वर्ण है। इस संघोष को, है ना, ये जो संघोष है इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, घोष, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, घोष कहे या संघोष कहे, ये दोनों बातें एक है, ठीक है, दोनों बातें एक है। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर देखा। दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि आपके सभी स्वर संघोष है, सभी स्वर संघोष वर्ण है, संघोष वर्ण है, सभी स्वर, है ना। आपको याद है कौन कौन से, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अ कैसा वर्ण है ना, असंघोष है या अघोष है, तो हम कहेंगे कि अ तो क्या है, स्वर है, तो वो आपके क्या हो जाएगा, संघोष हो जाएगा, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पर जो आपके 11 स्वर थे, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ठीक है, उसके बाद ए,
इधर आई ओ आओ, है ना, ये सभी आपके संघोष वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी संघोष वर्ण, है ना। उसके बाद ये तो हो गई आपकी संघोष वाली बात। याद रखना है तीसरा, चौथा, पांचवा आपका संघोष वर्ण है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अघोष वर्ण क्या है। ठीक है, अघोष वर्ण क्या है, इसी में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये चीज़ मैं है यहाँ पर, है ना, यहाँ से मिटाकर। ठीक है, अब इसी में हम यहाँ पर देख लेते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या होता है, तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। जो यहाँ पर हम लिख रहे थे कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक कंपन पैदा हो वो आपका संघोष वर्ण था, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम कंपन पैदा हो या कम तारत्व पैदा होता हो वो आपका अघोष वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा नोट कर लेना कि कम कंपन पैदा होता हो या कम तारत्व पैदा होता हो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो अघोष वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सघोष वर्ण हमने कौन कौन से देखे थे, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आपका क्या था, संघोष वर्ण था। अब अघोष वर्ण में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर है ना पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका क्या होगा, अघोष वर्ण होगा। यानी कि हम इसको यहाँ पर लिखें तो एक तो ये वाली लाइन और दूसरी आपकी ये वाली लाइन, ये पूरे वर्ण आपके क्या होंगे, तो ये पूरे वर्ण आपके हो जाएंगे अघोष, अघोष वर्ण होंगे। इन्हें हम अघोष वर्ण कहेंगे। क आपका अघोष वर्ण है, ख आपका अघोष वर्ण है। ठीक है, इस तरीके से आपके अघोष वर्ण ये होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर भी हमें एक बात याद रखनी है, वो क्या, तो आपके जो है ना, आपके यहाँ पर सभी उष्ण व्यंजन, सभी उष्ण व्यंजन ह को छोड़कर, ह को छोड़कर क्या होंगे, तो ह को छोड़कर अघोष होंगे, अघोष। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो आपका पहला, दूसरा और साथ ही साथ सभी उष्ण व्यंजन ह को छोड़ के। ठीक है, अगर ह को हम यहाँ से निकाल देते हैं तो आपके बचते क्या है ना, ये तीन वर्ण आपके रहते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, तो ये तीन वर्ण आपके अघोष है ना। ह को छोड़ना है, ह आपका अघोष नहीं है क्योंकि ये आपका सघोष था, ह सघोष वर्ण में आ गया है ना। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई यहाँ पर अघोष सघोष वाली बात, है ना। इसके बाद जो हम क्लास लाएंगे वहाँ पर हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और यदि आपको ये क्लास बढ़िया लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।